मैं कराची से सियालकोट वापस आ रहा था। ट्रेन हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि एक 80 साला बूढ़ी औरत शदीद सर्दी में गर्म अंडे फ़रोख्त कर रही थी। उसे इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उसकी तरफ बड़ा और उबले हुए अंडे की कीमत पूछी तो उसने कहा, बेटा एक अंडा 50 रुपये का है। मैंने 4000 रुपये में उसके सारे अंडे खरीद लिए और नरमी से कहा, माँ जी अब आप अपने घर चली जाएं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर वो मेरी जानिब देखने लगी और रोते हुए बोली, बेटा मैं शाम 7 बजे से पहले घर नहीं जा सकती। मैं उसकी बात पर हैरान हुआ और पूछा, ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, मेरा बेटा मुझे मजबूर करता है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मैं यहीं रेलवे स्टेशन पर रहूं। इससे पहले घर आने की इजाज़त नहीं मुझे। मैं उस जालिम बेटे पर दंग रह गया जो अपनी माँ से इस उम्र में मजदूरी करवा रहा था। मैंने उससे घर का पता मांगा। बड़ी मुश्किल से उसने एड्रेस बताया। मेरी माँ के इलाज के लिए मैंने बैंक से कर्जा लिया था। उसी कर्ज ने मेरी कमर तोड़ दी। जब तक मेरी माँ जिंदा रही मैंने उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। कई मरतबा सियालकोट से बाहर अच्छी नौकरी के मौका मिले, लेकिन माँ की वजह से मैं शहर से बाहर नहीं जा सका क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता था। मेरे अलावा उनका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे भाई मुझसे लाताल्लुक़ हो गए और घर अलग कर लिया। मेरी बीवी सरिया को भी पैसों की बहुत ज़रूरत रहती थी। एक ईद पर उसने मुझे घर बुलाया। मेरी बीवी कौसर को भी पैसों की ज़रूरत रहती थी। एक ईद पर उसने मुझे घर बुलाया। मेरी गैर मौजूदगी में वो अक्सर अपने भाइयों के घर रहती। मैं उसे अपने साथ कराची ले आया था, लेकिन पानी की तब्दीली की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो 3 महीने मेरे साथ कराची रही और फिर मैं उसे सियालकोट छोड़ आया। हमारी शादी के बाद वो कभी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं रही। उसकी एक बड़ी वजह मेरे भाइयों का रवैया था जो खुशहाल थे मगर हमसे अलग हो गए थे। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा मैं तुम्हारे भाइयों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो तुम्हारे मोहताज होकर भी तुम्हें नज़रअंदाज कर गए। अगरचे मेरे पास रोज़गार नहीं था मगर मैं ख़ुद को खुश नसीब समझता था क्योंकि माँ मुझसे राज़ी थी और हमेशा दिल से दुआएं देती थी, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत दे और ऐसे रास्ते अता करे जिसका तुमने कभी सोचा भी ना हो। उनकी ये दुआ सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती। माँ ने अपनी वसीयत में कहा था कि मेरे भाई मेरे जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद भाई आए और तदफीन में शरीक हुए। मैंने माँ की वसीयत सुनाई मगर वो बेअसर रही। ज़माने को दिखाने के लिए उन्होंने सदका खैरात किया। मैंने भी कोई तमाशा न बनाया और खामोश रहा। धुंध इतनी शदीद थी कि हाथ को हाथ सूझता ना था और सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। प्लेटफॉर्म पर वही 80 साला बूढ़ी औरत टोकरी में गर्म अंडे बेच रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ के और नरमी से पूछा, माँ जी आप इस उम्र में ये सब क्यों कर रही हैं? वो बोली, बेटा ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जब अपना पेट पालने के लिए इंसान को खुद मेहनत करना पड़ती है। मैंने जेब से 4000 रुपये निकाले, उसकी हथेली पर रख दिए और उसकी टोकरी के सारे अंडे खरीद लिए। वो हैरान होकर बोली, बेटा आपने ये सब क्यों किया? मैंने कहा, माँ जी सर्दी बहुत है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये पैसे रखिए और घर चले जाए। वो रोते हुए बोली, बेटा आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं घर नहीं जा सकती। मेरा बेटा बहुत सख्त मिजाज का है। वो मुझे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक घर आने नहीं देता। मैं उससे डरती हूँ, मैं उसकी मोहताज हूँ और कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपके बेटे से बात करता हूँ, देखता हूँ वो आपको कैसे रोकता है। ये सुनकर वो काम गई और हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम मुसाफिर हो, मैं किसी मुसाफिर को परेशान नहीं कर सकती, बराहे मेहरबानी तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने बार बार पूछा मगर वो अपने बेटे के खौफ से घर का पता बताने से इनकार करती रही। मेरा दिल बार बार मलामत कर रहा था कि मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने खुद में ठान लिया कि जब तक इसकी मदद न कर लूँ यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसी दौरान ट्रेन की सीटी बजी और वो चलने लगी। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम्हारी ट्रेन जा रही है, जाओ ट्रेन पकड़ लो। मैंने जवाब दिया, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं किसी दूसरी ट्रेन से चला जाऊँगा, लेकिन आपकी मदद किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। वो मेरी ज़िद पर हैरान भी थी और परेशान भी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी और मैं उस बूढ़ी माँ के पास खड़ा रहा। अब मैं काफ़ी बेफिक्र था। मैं इस तनाव से आज़ाद था कि ट्रेन चली जाएगी। बूढ़ी औरत जिसका नाम कनीज़ बीबी था, उसे पता चल गया कि मैं उसकी खातिर अपनी ट्रेन मिस कर चुका हूँ। तब उसने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया मगर उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, तुम अपने आप को किसी ख़तरे में ना डालोगे, सिर्फ मेरे बेटे को समझाने की कोशिश ही करोगे, ज़्यादा बहस नहीं करोगे। हालांकि मुझे यकीन है वो तुम्हारी नसीहत पर अमल नहीं करेगा, मगर तुम सिर्फ उससे बात करना बेटा, शायद उसे समझ आ जाए। उसके बाद तुम अपने घर चले जाओ। मैंने बूढ़ी औरत से वादा किया। फिर उसने मुझे एड्रेस बताया। मेरे दिल में आग सी लगी। मेरा खून गुस्से से उबल रहा था। दिल में कई ऐसी बातें आईं
लेकिन ये शहर मेरे लिए नया था। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था और मैं उसे खुलकर मना नहीं कर सकता था। बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो घर के बाहर काफ़ी मोटरसाइकिलें और दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर के अंदर कोई तकरीब जारी है। मैं चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ उसके बेटे मुख्तियार के दोस्त आए हुए थे। घर के अंदर जुआ खेला जा रहा था। शराब की बोतलें उनके सामने पड़ी थी, जबकि मुख्तियार की बीवी उनके दोस्तों को मशरूबात पेश कर रही थी और उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी हो रहा था। ये मंजर मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। एक ऐसा आदमी जिसकी माँ रेलवे स्टेशन पर सख्त सर्दी में मजदूरी कर रही थी और यहाँ नालायक बेटा अपने दोस्तों के साथ घर में अयाशियाँ कर रहा था। मेरे लिए ये लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं उधर ही खड़ा रहा, जबकि अचानक मुख्तियार की नज़र मुझ पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठा और मेरी जानिब आया और फिर मुझसे कहने लगा, आप कौन है? यहाँ कैसे आए? आपको अंदर आने की इजाज़त किसने दी? मैंने उसे कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। आपकी वालदा को देखा रेलवे स्टेशन पर, आपको तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ महफिल सजाए बैठे हैं, जबकि आपकी माँ बेचारी सख्त सर्दी में गर्म अंडे फ़रोख्त कर रही हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम अपनी वालदा के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? यह सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा आया। उसकी आंखों में गुस्से का खून उतर आया। उसने अपने दोस्तों को हाथ से इशारा किया जो भागते हुए उसके पास आए। इस शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बगैर इजाज़त के ये मेरे घर में दाखिल हुआ। ये मुझे नसीहत करने आया है। देखते ही देखते उसके दोस्त मुझ पर टूट पड़े। वो तादाद में 8-10 लोग थे। मैं अकेला था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे चेहरे और बदन पर मारपीट की बौछार हुई, जबकि उसकी बीवी मुख्तियार को कह रही थी, ये शख्स पता नहीं कौन है, बहुत ज़ख्मी हो सकता है। पुलिस स्टेशन जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। दफ़ा करो, छोड़ दो इसे। उन्होंने मुझे खूब मारा और फिर घसीटते हुए मारते हुए घर के बाहर गली में ले आए और मुख्तियार मुझसे कहने लगा, उम्मीद है अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बगैर किसी की इजाज़त के घर में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। मैंने मुख्तियार से कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? जिस मकसद के लिए मैंने अपनी ट्रेन छोड़ दी, वो मकसद मैं अधूरा छोड़कर घर वापस नहीं जा सकता था। मैंने नोट किया कि उसके दोस्तों के पास पिस्टल थे। वो बहुत ख़तरनाक लग रहे थे। उसने भी मुझे धमकाने के लिए जेब में हाथ डाला और मुख्तियार की जेब से भी पिस्टल नज़र आया। यहाँ से जाहिर होता है कि वो कितना ख़तरनाक आदमी था और भला ऐसे शख्स के दिल में अपनी माँ के लिए कैसे रहम हो सकता है। एक बात जिस पर मैं हैरान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो कैसे अयाशी कर सकता है? मैं बोझल दिल के साथ उसके घर से वापस जा रहा था। जिस मकसद का इरादा था वो तो पूरा नहीं हो सका। मैं उसे सज़ा दिलवाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ बंधे थे। मैं अकेला था। दूसरी तरफ मुख्तियार की माँ ने भी मुझे मना किया था। मैं वापस रेलवे स्टेशन आया। कनीज़ बीबी से कहा, आप मेरे साथ चलें, आप मेरे घर आएँ। ये सुनकर वो हैरान हुई। फिर मुझसे कहने लगी, बेटा मैंने अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजार ली, बाकी कुछ महीने बचे हैं। क्यों मेरे लिए अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो? अपने घर वालों को बेवजह तकलीफ़ दोगे? मैं दिली तौर पर तुम पर राज़ी हूँ। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, तुम्हारी उम्र दराज करे। तुमने वाकई मेरी मदद की। तुम्हारी माँ खुश नसीब होगी जिसने तुम्हारी परवरिश की। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने रोते हुए कनीज़ बीबी से कहा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे खिदमत का मौका दीजिए, मेरे साथ मेरे घर आएँ। मैं बड़ी मुश्किल से कनीज़ बीबी को अपने साथ आने के लिए राज़ी कर सका। कौसर का बार बार फ़ोन आ रहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि घर आने में क्यों देर हुई। मैंने उसे बताया कि आ रहा हूँ। वैसे तो मैं कनीज़ बीबी को साथ लेकर आ रहा था, लेकिन दिल ही दिल में थोड़ी सी फिक्र थी कि जब कौसर कनीज़ बीबी को देखेगी तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्या वो मुझे इजाज़त देगी कि कनीज़ बीबी हमारे घर में रहे? फिर मैंने दिल में सोचा, मेरी बीवी को राज़ी कर लूँगा मैं। वो इतनी जालिम नहीं, मेरी बात मान लेगी। मेरे आने से तकरीबन 1 घंटा पहले कौसर अपने घर पहुंच चुकी थी। उसका भाई उसे छोड़कर गया था। वो घर की सफाई कर रही थी। मेरे आने पर बहुत खुश थी, क्योंकि मैं तकरीबन 5 महीने बाद वापस आ रहा था। मैंने बीवी के लिए काफ़ी शॉपिंग की और कुछ पैसे भी जो उसके लिए थे, लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, कौसर की आंखें फटी की पटी रह गई। जब उसने मुझे देखा, एक बूढ़ी औरत मेरे साथ थी। सबसे पहला सवाल जो कौसर ने पूछा वो यही था, ये औरत कौन है? मैंने कौसर से कहा, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा, मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मगर वो दरवाजे पर ही खड़ी रही, सवाल पर सवाल कर रही थी, बार बार कह रही थी, नहीं बताओ ये कौन है, कहीं ये तुम्हारे रिश्तेदार तो नहीं? कौसर के इस सवाल पर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, हाँ ये मेरी खाला है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, कोई एतराज़ है? मैं अपनी खाला को अपने पास लेकर आया हूँ, ये हमारे साथ यहीं रहेंगी। मैं 5 महीने बाद वापस आया था, मगर कौसर का मूड पहले दिन ही ख़राब हो गया। वो मुझसे झगड़ने लगी और मुझ पर नाराज़ हो गई। बार बार यही कह रही थी कि आपकी खाला ज़्यादा अरसा के लिए यहाँ नहीं रह सकती, जबकि मैं ज़िद कर रहा था। और कौसर से कहा, ख़बरदार अगर तुमने ऐसी कोई बात की,
मैं अपनी खाला को अपनी माँ का दर्जा दूंगा। और तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? कौसर के रवैये को देखते हुए लड़ाई झगड़े की वजह से कनीज़ बीबी ने हम दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बेटा आपस में झगड़ा मत करो, मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी वजह से घर में कोई परेशानी हुई तो मैं भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तो तुम पर राजी थी, तुमने मेरी मदद की, बस अब मैं वापस जा रही हूँ। मैंने कनीज़ बीबी को चारपाई पर बिठाया और कौसर को समझाया, बैठो। उसे पैसे दिए और उसके अलावा बैग से उसके लिए नए जूते और कपड़े भी दिखाए ताकि उसका मूड बेहतर हो जाए। पैसों को देखकर वो वक्ती तौर पर थोड़ी सी चुप होगी, उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। लेकिन मैं तो जानता था कि कनीज़ बीबी की वजह से उसका मूड ख़राब ही रहेगा। वो ज़्यादा अरसा के लिए कनीज़ बीबी का वजूद इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, उसे ये हकीकत बताई कि मेरी खाला नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक मजबूर औरत है जिसकी वजह से मुझे घर आने में देर हुई। हैदराबाद स्टेशन पर मैंने इस औरत को देखा था तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। सर्दी में ये अंडे फरोख्त कर रही थी। इसका बेटा बहुत जालिम है, माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज़्यादा बदसलूकी करता है। इसके बुढ़ापे को देखते हुए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। बजाय मेरी बात को समझने के कौसर के गुस्से में इजाफा हो चुका था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे आपसे इस तरह की बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक अनजान औरत को अपने साथ यहाँ घर ले आए। मैं तो यही समझ रही थी कि आपकी खाला है, लेकिन ये तो एक अनजान औरत है जिसका आपके साथ कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं। मैं हरगिज़ आपको इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। ये वो सब बातें कनीज़ बीबी के सामने कह रही थी, जबकि मैं खामोश था, शर्मिंदा औरत था। उससे यही कह रहा था कि ज़ुबान बंद करो, बहुत सुन लिया मैंने। वो मुझ पर चिल्लाने लगी और कनीज़ बीबी की तरफ बढ़ने लगी और फिर कहा कि इस घर से चली जाओ। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं और मैंने उधर ही उसे मना किया कि अब आइंदा तूने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बेचारी तो मेरे सहारे उधर आई थी, हालांकि वो मेरे साथ उधर नहीं आना चाहती थी और अब वो उसकी तजलील कर रही थी। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैंने कौसर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कमरे में जाने के लिए कहा। वो कमरे में गई लेकिन अपना सामान पैक करने लगी। मुझसे कहा कि अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं ठहर सकती और यहाँ से चली जाऊँगी और वापस कभी नहीं आऊँगी। जबकि कनीज़ बीबी परेशान कभी मेरी जानिब देखती तो कभी मेरी बीवी की तरफ। मैंने कनीज़ बीबी को सहारा देकर दोबारा चारपाई पर बिठाया। उसे कहा कि माँ जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये वापस आ जाएगी। ये इसका वक्ती गुस्सा है। लेकिन वो मुझसे कह रही थी कि बेटा, इतना तजुर्बा तो मुझे भी है, मैं जानती हूँ वो मेरी मौजूदगी को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम बहुत अजीब लड़के हो। क्या कोई किसी अजनबी गैर औरत के लिए ऐसा करता है? अभी भी मौका है, जाकर अपनी बीवी को मना लो। लेकिन मैं तो बस जिद था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि कौसर के भाई मेरे घर पर आए। काफ़ी गुस्से में थे। गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारी जो हरकत हुई हमारी बहन पर तशद्दुद करने की। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो कौसर पर तशद्दुद नहीं किया। उसे अपने भाइयों से झूठ बोला। गुस्से की हालत में मैंने हाथ ज़रूर उठाया था, लेकिन उसके अलावा मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बदले में उसने भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, जबकि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके 2 भाई मेरे पास आए, बड़े ही खूंखार नज़रों से मुझे देख रहे थे। धमकी देते हुए वापस चले गए कि 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। सोमवार के दिन ये औरत इस घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। इस औरत की वजह से मेरी बहन को तूने मारा, उस पर हाथ उठाया, मगर अब हम अपनी बहन के दिल को रोते हुए नहीं देख सकते। ये कहते हुए वहाँ से वापस चले गए। मैं कौसर के पास गया उसे मिलने के लिए, उसे समझाने के लिए, लेकिन वो मुझसे नहीं मिल रही थी, ना ही मुझसे वो बात करना चाहती थी। उसके घर के दरवाजे पर मैं था। उसके भाइयों ने मुझे वापस भेज दिया, ये कह कर के हमारी बहन तुमसे अपनी मिलना चाहती, बल्कि अब तो वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कौसर की माँ भी अपनी बेटी के साथ थी। पूरा घर मेरे खिलाफ था। मुझे वापस भेज दिया। मुझे उनके रवैये से बहुत दुख हुआ, काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात मेरे लिए ये थी जब कौसर ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया। उसने अदालत में मेरे खिलाफ खुला का पर्चा दायर कर दिया और इस बार उससे मिलना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो मुझे किसी बात का मौका ही नहीं दे रही थी। मैं जानता था वो ज़िद्दी औरत है, गुस्से की काफ़ी तेज़ है, लेकिन इस कदर ये फैसला करेगी उसके बारे में मैं कभी नहीं जानता था। ज़िद में आकर उसने अपना घर तोड़ने की ठान ली थी, और एक ऐसी औरत जिसने अपना घर तोड़ने का फैसला कर लिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती और ना ही कोई उसे समझा सकता है। वो तो मेरी बात समझने के लिए, मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। उसके भाई भी इसी बात पर बार बार इसरार कर रहे थे कि हमारी बहन को तलाक दे दो। मैंने तो उनके भाइयों पर हैरान था। ये कैसे भाई थे जो अपनी बहन का घर बसाना नहीं चाहते थे? बाद में मुझे इस बात का पता चला कि वो तो मुझसे पैसे बटोरना चाहते थे। अदालत की तरफ से मुझे नोटिस मसूल हुआ था। ये बात तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि बीवी को तलाक देने की सूरत में मुझे 30 लाख रुपए उसे देना पड़ेगा। ये एक नई मुसीबत थी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था और अचानक मेरे सर पर आन पड़ी। 30 लाख ना देने की सूरत में मुझे 1 साल के लिए कैद हो सकती थी।
लिहाजा मेरे पास एक ही रास्ता था। मेरा एक ही प्लॉट था, मैंने उसको फ़रोख्त किया और बीवी को पैसे दिए। लेकिन कौसर का ये धोखा, उसकी ये बेवफाई मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता था। जिसने ज़िद में आकर मुझसे इस तरह की डिमांड की और उसके भाइयों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। अब मैं वापस कराची नहीं जा सकता। मैंने वो जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया। वैसे भी कंपनी के मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत ख़राब था। उधर सियालकोट में ही मैंने जॉब की तलाश की। यहाँ खिलौनों का सामान बनाने की एक फैक्ट्री में मुझे जॉब मिले। तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए जॉब का होना बहुत ज़रूरी था। कौसर के जाने के बाद मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। मैं बिल्कुल बिखर चुका था और अज़ा से मेरा एतबार अब ख़त्म हो चुका था। लेकिन कनीज़ बीबी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि बेटा अपना घर बसाने की कोशिश करो। उसने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरे लिए रिश्ता तलाश किया। मैंने कनीज़ बीबी को मना किया कि माँ जी, मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी और मुझसे यही कहा कि मुझे औरत की पहचान है। अगर सच पूछते हो तो तुम्हारी बीवी कौसर को देखते ही मैं पहचान चुकी थी कि किस तरह की औरत है। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए दुल्हन तलाश करूंगी अगर तुम मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हो, अपनी माँ समझते हो, तो मैं जो करना चाह रही हूँ मुझे करने दो। कुछ महीने बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, एक लड़की है जिसका नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता बेसहारा है, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। लड़की पढ़ी लिखी अच्छी है, तुम एक बार उससे मिल लो। उसने मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई। देखने में वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बहरहाल उससे मुलाकात करना भी ज़रूरी था। शगुफ्ता से मेरी मुलाकात हुई। उसकी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ज़िंदगी में कोई इतनी भी तकलीफ़ में रह सकता है। मुझे उसका पहली बार मालूम हुआ वो बेचारी बेसहारा तो थी, उसका कोई सहारा नहीं था। उसका एक ही मामू था जिसने उसे धोखा किया। माँ के इंतकाल के बाद उसका मामू रोता हुआ शगुफ्ता के पास आया और उसे कहने लगा, मेरी बहन की निशानी है तू, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। शगुफ्ता ने यही सोचा कि मामू है, मेरा सहारा बनेगा, लिहाजा वो उसके साथ उसके घर चली गई। कुछ महीने मामू के घर में रही। फिर मामू ने एक दिन शगुफ्ता से कहा कि वो उसका घर बसाना चाहता है ताकि वो अपने घर की हो जाए, उसका घर बस जाए, उसे कोई सहारा मिल जाए। मामू ने उसे धोखा दिया और एक 60 साला बूढ़े शख्स को पैसे देकर शगुफ्ता से उसकी शादी करने का वादा किया। शगुफ्ता को किसी और नौजवान की तस्वीर दिखाई गई और उसके साथ धोखा हुआ। निकाह से पहले शगुफ्ता ने देखा कि एक सफ़ेद पोश इंसान उसके साथ बैठा है जिसके हाथ कांप रहे थे। शगुफ्ता के मामू ने अपनी भांजी को उस बूढ़े के हाथ 50 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था, जिस पर शगुफ्ता ने मोहल्ले वालों के सामने और मौलवी साहब के सामने हंगामा खड़ा कर दिया और ये इकरार किया कि मैं किसी सूरत इस शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती। ये मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, मेरे साथ धोखा किया गया है। उसके मामू ने शगुफ्ता पर सख्ती करना चाहिए, लेकिन मोहल्ले के गैरतमंद और पढ़े लिखे लोगों ने उस मामले में शगुफ्ता का साथ दिया और ऐसे में शगुफ्ता उस बूढ़े शख्स से बच गई और अपने ही घर में अकेली रहने लगी। मैंने शगुफ्ता की ये कहानी सुनी तो फ़ौरन उससे निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। वो वाकई मदद की हकदार थी। ये एक हकीकत थी कि शगुफ्ता और मैं एक दूसरे का सहारा बने। जिस तरह उसे सहारे की ज़रूरत थी, मैं भी तो अकेला था। कौसर की वजह से मुझे परेशानी मिली, लेकिन शगुफ्ता मेरे लिए एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हुई। उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। एक बार कंपनी के मैनेजर ने कि मेरे कुत्ते की तबीयत ख़राब है, उसे गाड़ी में बिठाओ और जाकर जानवरों के एक डॉक्टर के पास उसे ले जाओ। डॉक्टर के साथ मेरी बात हुई है, बस तुम मेरे कुत्ते को वहाँ अस्पताल ले जाओ और उसका ये इलाज कराओ। मैंने मैनेजर की बात मानने से मना कर दिया और यही कहा कि ये मेरी ड्यूटी नहीं। जिस पर मैनेजर को गुस्सा आया। उसने मुझे वार्निंग दी कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मैंने नौकरी की परवाह नहीं की, लेकिन जिस बात के लिए वो जिद कर रहा था वो मैं हरगिज़ नहीं कर सकता था। उसके लहजे में गरूर था। टेबल पर टांग रखकर मुझे हुक्म दे रहा था। उसके इस रवैये पर मैं हैरान था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो मुझे आखिर क्यों नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन उसने मालिक के सामने मेरी शिकायत की। उसने झूठ बोला, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तकरीबन 2 महीने मैंने उस कंपनी में जॉब की थी। मैं बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैनेजर की जिद और उसकी अना की वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया। जिस दिन मुझे नौकरी से निकाला गया उस दिन मैं घर आया। शगुफ्ता ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, अब काफ़ी परेशान लग रहे हैं। मैंने शगुफ्ता को कुछ ना बताया। अभी शादी को 2 हफ्ते ही गुजरे थे। मैं उसे ये बुरी खबर नहीं देना चाहता था, लेकिन कनीज़ बीबी ने मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। वो जानती थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो मैं छुपा रहा हूँ। उसने अकेले में मुझसे बात की। मैंने उसे सारी हकीकत बता दी। वो जानती थी और कहा, जब से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तुम पर मुसीबतें आ रही हैं। इस लिहाज से कनीज़ बीबी मुझे खुशहाल देखना चाहती थी, मेरी मदद करना चाहती थी और अभी मैं दूसरी नौकरी के लिए कोशिशें जारी रख रहा था। मुख्तलिफ कंपनियों में अप्लाई कर रहा था। अचानक कनीज़ बीबी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ,
तुम्हारी आजमाइश को समझती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पहले तो मैं खामोश थी क्योंकि बेटा मामला ही कुछ ऐसा था, लेकिन आज मैं भी मजबूर थी। तुम्हें एक राज बता रही हूँ जो मैंने तुमसे छुपाया। मुख्तार मेरी सगी औलाद नहीं, मैं बे औलाद थी, मगर मेरे शोहर ने मरते दम तक मेरा साथ दिया। उसने दूसरी शादी बिल्कुल नहीं की, हालांकि मैं खुद यही चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। अपने शोहर को इस बात के लिए मैंने कायल किया कि आप दूसरी शादी कर ले, मैं आपकी दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी, लेकिन शोहर ने इनकार किया। हमने यतीम खाने से एक बच्चा गोद लिया, उसकी परवरिश की, तलीम और तरबियत का ख्याल रखा, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि मुख्तियार गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया। उसके दोस्तों ने उसे बर्बाद किया। जब हमने उस पर सख्ती की वो घर से भाग जाता, कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता, आवारा दोस्तों के साथ रहता। फिर मैंने अपने शोहर को मना किया कि मुख्तियार पर सख्ती मत करो, हो सकता है हमेशा के लिए घर से चला जाए। ये हमारी बदकिस्मती थी कि जिस लड़के को हमने पाला पोसा अपना बेटा बनाया वो हमारा बेटा साबित ना हो सका। मेरे शोहर की वफ़ात के बाद उसकी शादी रुकैया नामी लड़की से हुई। रुकैया के उस घर में आते ही दोनों ने मुझ पर जुल्म किए। वो बहुत बड़ा जवारी है, जुए में काफ़ी पैसे हार चुका है, लेकिन उसके अलावा जीतता भी रहता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसी घर में एक खुफिया जगह पर दफन है। ये कीमती जेवरात हैं जो मेरे मरहूम शोहर ने मुझे तोहफे में दिए थे। वो जेवरात मुख्तियार से महफूज हैं। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन अगर उस वक्त मैं तुम्हें उन जेवरात के बारे में बता देती तो मुख्तियार ना सिर्फ तुमसे वो जेवरात छीन लेता बल्कि तुम्हें जान से मार देता। अब पुलिस की मदद से तुम ऐसा कर सकते हो। मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि उम्र की सआदत हासिल कर सकूं। किसी तरह तुम वो जेवरात उस घर से ले आओ ताकि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, उम्र की सआदत हो जाए और इन जेवरात को फ़रोख्त करके तुम अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सको। मैंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया। उन्हीं के मशवरे से हैदराबाद के DSP से मेरी बात भी हुई। कनीज़ बीबी को साथ लेकर मैं उसके दफ्तर गया। उसने हमसे वादा किया कि वो हमारी मदद करेगा और कनीज़ बीबी को उसका हक ज़रूर दिलाएगा। पुलिस की बारी नफरी के साथ उसके घर पर छापा मारा गया। कनीज़ बीबी मेरे साथ थी। वो आज भी अपने दोस्तों के साथ मदहोश था। वो खुश था कि उससे उसकी माँ की जान छूट गई, बल्कि वो तो कनीज़ बीबी को अपनी माँ का दर्जा नहीं देता था, उसे माँ नहीं समझता था। उसे इस बात का अंदाज़ा था और किसी ने बताया था कि औरत तुम्हारी सगी माँ नहीं। कनीज़ बीबी ने घर के सेहन में तकरीबन 15 तोले सोना दफन किया था और उस जगह के ऊपर फूलों की क्यारी बनाई थी ताकि किसी को शक ना हो। ज़मीन की खुदाई की गई और जेवरात निकाले गए। मैं वहाँ से कनीज़ बीबी को लेकर घर वापस आ रहा था। सबसे पहले मैंने कनीज़ बीबी की ये नेक ख्वाहिश पूरी की और उसे उम्रे की सआदत हासिल कराई। मैं भी उसके साथ गया। उसके बाद जेवरात को फ़रोख्त करके कनीज़ बीबी की इजाज़त से ही मैंने अपना कारोबार शुरू किया। एक छोटे से कारोबार की बुनियाद रखी। अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली और कम अरसे में मैं इस शहर का एक कामयाब कारोबारी शख्स बन चुका था। मुझे कौसर के बारे में भी ये बात मालूम हुई कि वो कितनी मुश्किल में है और कैसे ज़िंदगी गुजारी है। उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी है। वो अपनी ज़िद और अना की वजह से मुझसे खुला ले चुकी थी, मगर अब वही भाई जिनके सहारे उसने इतना बड़ा फैसला किया था, मुझसे तलाक लेने का भी उन्हीं भाइयों ने कहा था। भाइयों ने कौसर को घर से निकाल दिया। वो दर दर के धक्के खा रही थी। मैंने उसके साथ भलाई करना चाहिए। मेरे साथ उसके खुशगवार दिन नहीं गुजरे थे, लेकिन फिर भी शगुफ्ता के कहने पर हमने अपनी फैक्ट्री में उसे नौकरी दी ताकि वो गलियों में भीख ना मांगे। नाज़रीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एडियो पिन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर ऐसी ज़बरदस्त दिल को छू लेने वाली सबक आमूज़ इस्लामी कहानियों की पॉडकास्ट सीरीज़ भी मौजूद है। जाएं और अपने ईमान को ताज़ा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।